स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में फरार कारोबारी नीरव मोदी पर कसा शिकंजा। इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। 192 सदस्य देशों से गिरफ्तारी में मदद करने को कहा। मुस्लिमों में निकाह हलाला और बहुविवाह के खिलाफ दायर याचिकाओं को तुरंत सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने कहा, याचिका वापस लेने के लिए दी जा रही हैं धमकियां। केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने की दी इजाजत। दिल्ली में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक जारी। केंद्र के 5 सदस्य और कर्नाटक समेत 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल। कर्नाटक सरकार ने प्राधिकरण के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का किया है फैसला। अफगानिस्तान के जलालाबाद आतंकी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कड़ी निंदा। हमले में सिख नेता समेत 20 लोगों की मौत। आतंकी संगठन आईएस ने ली जिम्मेदारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पीड़ित परिवारों से आज दिल्ली में करेंगी मुलाकात। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में आज ब्राजील की मेक्सिको से भिड़ंत। दूसरे मैच में बेल्जियम का जापान से मुकाबला। कल हुए मैच में हारकर स्पेन और डेनमार्क टूर्नामेंट से बाहर। करोड़ों रुपए के पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। नीरव के भाई और उसकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव सुभाष परब के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है। सीबीआई ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस करने की मांग की थी। मुंबई की विशेष अदालत में नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट और कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद ये कदम उठाया गया है। नीरव और उनके मामा मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का काम है, वो अपने तौर पर अपना काम करेंगी। उसमें हम लोगों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से वो गंभीरता के साथ काम करेंगी और ऐसे जितने लोगों ने जो इस देश के साथ बंगलिंग किया है उनको लाएंगे। So they issued the RCN, but RCN does not mean that the person will be immediately arrested. It all depends on your relations with the country where he is located. Like most European Union countries do not respond to the RCN with an arrest. They may inform you that the person is in their country, and after that you have to send a warrant of arrest. You have to send material for extradition or deportation, and then their courts will then decide whether he has to be deported or extradited or not. So it is a process. It is not that they will immediately arrest a person and send him back. But there are some countries which do detain people on RCN. It all depends on your relations country to country and what reciprocal arrangements you've made. पहले भी कई लोगों के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, अभी तक कोई वापस तो आया नहीं। देखते हैं अब इसका क्या असर होता है। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तुरंत सूचीबद्ध किए जाने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील वी शेखर की इस दलील पर गौर किया कि याचिकाओं को अंतिम फैसले के लिए 5 जजों की संविधान पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता समीना बेगम की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया कि समीना बेगम को याचिका वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। इस बीच पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के रूप में केवी चौधरी और सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन की नियुक्ति को बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इनकी नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि इस याचिका में नियुक्तियों को रद्द करने का कोई आधार नहीं था। याचिका में दलील दी गई थी कि इनकी छवि बेदाग नहीं है और इनकी नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पिछले महीने बनाई गई कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक आज दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष एस मसूद हुसैन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के 5 सदस्य और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के प्रतिनिधि
हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के एजेंडे में राज्यों के तत्काल ध्यान देने वाले मुद्दों के साथ ही कावेरी जल रेगुलेशन कमेटी और प्राधिकरण की तकनीकी शाखा के बारे में विचार विमर्श शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच कावेरी नदी के जल विवाद सुलझाने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का हाल ही में गठन किया था। शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में आम सहमति से प्राधिकरण के गठन के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया गया था। राज्य की दलील है कि केंद्र सरकार उनकी आपत्तियों को समाधान किए बिना प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी व्यवस्था में टैक्स की एक दर लागू करने से इनकार किया है। स्वराज्य पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर कर की एक दर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाने पीने की चीजों पर 18% की दर से टैक्स लगाने पर खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के 1 साल के भीतर अप्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या में 70% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कर ढांचा सरल हुआ है और इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। जीएसटी का 1 साल पूरा होने पर कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए लोगों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि जीएसटी से कारोबार करना आसान हुआ है और उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शी कर व्यवस्था शुरू हुई है और ये सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जीएसटी से व्यापार में सहूलियतें बढ़ी हैं। उन्होंने रविवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI के प्लैटिनम जुबली समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2025 तक अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। राष्ट्रपति ने निष्पक्ष कर प्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर लोगों का भरोसा कायम रखने की भी जिम्मेदारी है। Such a system will prioritize honesty. For example, if we go into the details of GST regime, we find that it has helped us achieve many goals. It has enhanced the ease of doing business by creating a common platform across the country for registration, duty payments, filing of returns and refund of taxes. It has improved export competitiveness. It has reduced prices of many categories of goods and services and benefited consumers and end users. It has simplified procedures for small and medium entrepreneurs. GST has also enhanced reliance on technology and reduced scope for subjectivity. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी में टैक्स कलेक्शन बढ़ने के साथ ही दरों को और तर्कसंगत बनाया जाएगा। जीएसटी के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कल ये बात कही। वहीं वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी से टैक्स की दरें कम हुई हैं और पारदर्शी व्यवस्था शुरू हुई है। देश भर में रविवार को जीएसटी दिवस मनाया गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित जीएसटी दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने कहा कि जीएसटी जैसे बड़े सुधारों को लागू करने से अर्थव्यवस्था में बाधा आती है, लेकिन शुरुआती बाधाओं को छोड़कर भारत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अरुण जेटली ने कहा कि जैसे जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी को सरल बनाने की दिशा में काम करेगी। As the tax collection goes up, the capacity to rationalize the slabs, the capacity to rationalize the rates also will certainly increase. And therefore that capacity to rationalize will increase once the total volume of tax collected significantly increases. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि युवा वर्ग ने जीएसटी को हाथों हाथ लिया है। उन्होंने जीएसटी के अंदर एक रेट की विपक्ष की मांग को खारिज किया और कहा कि अमीरों और गरीबों के उपयोग की चीजों पर एक समान टैक्स नहीं लगाया जा सकता। वित्त मंत्री ने कंपोजिट डीलर के लिए हर 3 महीने की जगह साल में एक बार रिटर्न भरने की सहूलियत देने का सुझाव रखा। 20 लाख से 1 करोड़ तक कॉम्पोजिशन स्कीम में मात्र 1% टैक्स लगता है।
उसको बढ़ा के अब 1.5 करोड़ करने का निर्णय ले लिए। इस सेशन में वो कानून भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो 1.5 करोड़ रुपए तक मात्र 1% टैक्स लगेगा। सरलता होगी, 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना है इनको। मेरे तो मानना है क्यों 3 महीने में भी, हम इसको एनुअल रिटर्न कर सकते हैं। आज सचमुच लोगों में यह सरल कानून बन चुका है, ये सबकी स्वीकारोक्ति हो गई है और छोटा से छोटा व्यापारी भी यह जब कहने में हिचकता नहीं है, इस दृष्टि से कि अब जीएसटी हमको पूरी तौर पर समझ में आ गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिल नहीं देने वाले व्यापारियों की शिकायत के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। आज़ादी के बाद देश के सबसे बड़े कर सुधार को पिछले साल 1 जुलाई से लागू किया गया था। इसके साथ ही देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह से बदल गया। जीएसटी से जुड़े सभी फैसले जीएसटी परिषद करती है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। परिषद के सभी फैसले आम सहमति से होते हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया ने बताया है कि जून में जीएसटी संग्रह 95,610 करोड़ रुपए रहा, जो मई में 94,016 करोड़ रुपए था। वित्त सचिव ने कहा कि जीएसटी को साकार बनाने में केंद्र और राज्य के अप्रत्यक्ष कर से जुड़े अधिकारियों ने खूब मेहनत की। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी दिन रात जीएसटी को सरल बनाने पर माथापच्ची करते रहे। कि जितना काम हमारे सीबीआईसी के ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने रात दिन मिलकर किया है, यू कांट इमेजिन कि अगर 27 मीटिंग जीएसटी काउंसिल की होनी है तो उसके पीछे एजेंडा बनाने में कितने दिन लगे होंगे हमको। एंड इन फैक्ट दे हैव डन ए वंडरफुल वर्क एंड दिस इज अनदर एग्जांपल कि व्हेन देयर इज ए क्लियर डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप, इवन द ऑफिशियल्स कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। जीएसटी के 1 साल पूरा होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और कारोबारी भी मौजूद थे। इन्होंने भी जीएसटी को लेकर अपने अनुभव साझा किए। Post-independent India, probably this was the big bang, the one big bang reform which we looked at. Very transformative in nature. Initial hurdles of will always be there when we see a magnitude of this kind of a reform which comes. But more importantly, as I mentioned earlier, the hurdles and the roadblocks were removed in a very fast manner. On a long-term basis, GST will bring inflation down. It will not only increase efficiency, it will not only increase government tax income, but also will bring inflation down in this country, which, as we all know, is also a very important item. And as we get the petroleum products in this, we think it will have a significant impact on inflation. After implementation of GST, there were lots of initial difficulties faced by taxpayers. ASSOCHAM has worked as a bridge between industry and government to highlight such issues and bring it to the right platform. Within a short span of time, the government has analyzed the situation and made very genuine efforts to resolve those difficulties. A big success of GST, which I find, is on inflation. There has been no inflationary effect because of GST. The GST is now been accepted at the ground level. It has really facilitated the MSMEs. They are away from 17 taxes and 23 cesses. It has made ease of doing business for them. वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जीएसटी से आम लोगों पर कर का बोझ बढ़ा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कल कहा कि जीएसटी का ढांचा और इसमें लागू दरों में कई खामियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं में जीएसटी की नकारात्मक छवि बन गई है। चिदंबरम ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी पर अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात तक नहीं मानी। The design, structure, infrastructure backbone, rate or rates, and implementation of GST were so flawed that GST has become a bad word among business persons, traders, exporters, and common citizens. The only section that appears to be happy about the GST is the tax administration that has acquired extraordinary powers that frighten the average business person and the common citizen. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय राजनयिकों से भारतीय हितों के लिए सजग रहने पर जोर दिया है। हेड्स ऑफ मिशन यानी भारतीय राजनयिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कल उन्होंने ये बात कही। उन्होंने संरक्षणवादी शक्तियों को लेकर आगाह किया
कि इससे सामूहिक विकास के वैश्विक प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय राजनयिकों से दुनिया भर में राष्ट्रहित की रक्षा करने पर जोर दिया। विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के साथ रविवार शाम हुई बैठक में उन्होंने कहा कि बीते सालों में भारत ने विदेशों में मजबूत पहचान दर्ज की है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने विश्व में फैल रही अशांति से आगाह करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ कड़े कदमों के लिए विश्व को लामबंद करना होगा। Situation, there are clear signs of turbulence in the present world order. As the representatives of India in various capitals of the world, you should be alert, agile, and quick in grasping the causes and consequences of such disturbances. Friends, we should advocate strong action against terrorism. उपराष्ट्रपति ने संरक्षणवादी शक्तियों को लेकर भी आगाह किया। Despite acknowledging the need for a integrated world order, new walls are being erected to the free flow of goods and services and the people as well. Please underline what I am saying. This return of protectionism has the potential to adversely impact the global effort for collective advancement. उपराष्ट्रपति ने जीएसटी जैसी पहलों की सराहना करते हुए कहा कि राजदूतों को भारत में निवेश के लिए अन्य देशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। Heads of missions must focus on taking advantage of this momentum by capitalizing opportunities in areas of trade, services, investments and infrastructure. You must be proactive in enabling Indian industries and business to tap into world markets. You must encourage foreign investments to flow into India. उपराष्ट्रपति ने भारत के बारे में बनी गलत धारणाओं को खारिज कर सही तस्वीर पेश करने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारतीय राजदूतों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिससे भारत की छवि वैश्विक पटल पर और बेहतर हुई है। उन्होंने उपराष्ट्रपति का आभार जताते हुए कहा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति की विदेश यात्राओं से उन देशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। से मैंने ईद मिलन किया था, सभी एचएम्स को बुलाया था, तो उन तीनों के एम्बेसडर्स आए थे जहां आप होकर आए थे। मतलब आपके व्यक्तित्व के कारण जो भारत की प्रतिष्ठा वहां बढ़ी, उसका वो जिक्र कर रहे थे, उसका वो उल्लेख कर रहे थे कि उनके लोग कितने ज्यादा खुश हैं। दुनिया भर में मौजूद भारतीय राजदूत हेड्स ऑफ मिशन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने ऊपरी सदन में उपसभापति के तौर पर पीजे कुरियन के कार्यकाल की सराहना की है। उपराष्ट्रपति आवास पर कल पीजे कुरियन के लिए विदाई समारोह रखा गया था। इस मौके पर पूर्व उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन में बढ़ते गतिरोध पर चिंता जताई। राज्यसभा के उपसभापति रहे पीजे कुरियन का रविवार शाम विदाई समारोह हुआ। उपराष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पक्ष विपक्ष के सांसद और राज्यसभा के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति के तौर पर पीजे कुरियन के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि सदन में हमेशा उनकी कमी खलेगी। Towards his commitment in ensuring effective functioning of the House. That was the most important thing that have attracted me. He conducted the proceedings with passion and energy, always urging members to build consensus for effective parliamentary functioning. I hope in the coming days the ruling and opposition parties would find a suitable replacement for Sri Kurian. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रोफेसर कुरियन ने परिपक्वता से कई बार सदन में अवरोध को संभाला और सदस्यों को नियमों की जानकारी दी। इस मौके पर पीजे कुरियन ने सभापति समेत राज्यसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि सदन में अवरोध सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। Over the last few years, disruption was more. Unfortunately, because of various reasons. I don't want to blame either side for that. It so happened. But I have always felt that, Parliament is for debate, discussion and decision. And disruption or attack, yes, sometimes it may be needed. But it should not go beyond a point. पीजे कुरियन केरल से ताल्लुक रखते हैं। 1980 में पहली बार लोकसभा सांसद बने पीजे कुरियन केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
संसद सत्र के दौरान लोकसभा सांसद अब एक दिन में अधिकतम 5 सवाल ही पूछ सकेंगे। अभी तक एक दिन में 10 सवाल पूछे जा सकते थे। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के तहत एक दिन में 10 से अधिक प्रश्नों के लिए नोटिस नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक दिन में नोटिसों की संख्या 230 से अधिक होने को ध्यान में रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी से इसमें बदलाव किया गया है। लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। अगर कोई सांसद एक दिन में 5 से अधिक प्रश्नों के लिए नोटिस देता है तब 5 सवालों के अलावा बाकी बचे प्रश्नों को अगले दिन के लिए रखा जाएगा। पूरे सत्र के लिए प्रश्नों के संबंध में नोटिस देने को लेकर सांसदों को अपनी पसंद बतानी होगी। ये नियम आगामी मॉनसून सत्र यानी 16वीं लोकसभा के 15वें सत्र से लागू कर दिया जाएगा। खबर उत्तराखंड से, जहां रविवार को एक बड़े बस हादसे में 48 यात्रियों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। पौड़ी जिले में निजी बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। ये हादसा जिले के धूमाकोट के पास हुआ। बस रामनगर जा रही थी। पुलिस अधीक्षक जगत राम जोशी के मुताबिक दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 2020 तक जो ब्लैक होल्स हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या हम एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया जितने भी हैं, हमने 2020 तक उन सबको ठीक करने का निर्णय लिया है। उस पर कार्रवाई चल रही है। जो एहतियात जो बरतना चाहिए वो बरता जा रहा है। और अब एक खास खबर, भारत में 19,500 से ज्यादा भाषाएं या बोलियां मातृभाषा के तौर पर बोली जाती हैं। ये जानकारी पिछले हफ्ते जारी किए गए जनगणना के ताजा विश्लेषण में दी गई है। विश्लेषण में कहा गया है कि इनमें से 121 भाषाएं ऐसी भी हैं जो भारत में 10,000 या उससे ज्यादा लोग बोलते हैं। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की मातृभाषाओं की कुल संख्या 19,569 है, लेकिन देश में 96.71% आबादी की मातृभाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची कल एक दूसरे को सौंपी है। पाकिस्तान की ओर से दी गई जानकारी में पाकिस्तान की जेल में 53 असैन्य भारतीय नागरिक और 418 मछुआरे बंद हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से उन 9 भारतीय नागरिकों और 229 मछुआरों को जल्द रिहा करने की मांग की है जो सजा पूरी कर चुके हैं और उनकी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है। भारत ने भी पाकिस्तान को 249 असैन्य कैदियों और 108 मछुआरों की सूची सौंपी है जो भारत की जेलों में बंद हैं। ये सूचियां मई 2008 में हुए राजनयिक पहुंच से संबंधित द्विपक्षीय समझौते के तहत साझा की गई है। कैदियों की सूची साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को साझा की जाती है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में रविवार को एक आत्मघाती हमले में करीब 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। मारे गए 20 लोगों में से ज्यादातर सिख समुदाय के थे। इस हमले में स्थानीय सिख नेता अवतार सिंह खालसा की भी मौत हो गई है। अवतार सिंह खालसा अक्टूबर में होने वाले संसदीय चुनाव भी लड़ने वाले थे। आतंकी संगठन IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत ने अफगानिस्तान में हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि यह हमला अफगानिस्तान की बहुसांस्कृतिक संरचना पर हमला है। उन्होंने कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ है और हर मुमकिन मदद को तैयार है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ने भी इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करके बताया कि वो आज दिल्ली में इस आतंकी हमले की पीड़ितों के रिश्तेदारों से मुलाकात करने वाली हैं। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप में नॉकआउट के अगले मुकाबले खेले जाएंगे। पहला नॉकआउट मुकाबला आज ब्राजील और मेक्सिको के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा नॉकआउट मुकाबला बेल्जियम और जापान के बीच रात 11:30 बजे खेला जाएगा। वहीं फीफा विश्व कप 2018 में कल 2 नॉकआउट मुकाबले हुए। स्पेन और डेनमार्क की टीम विश्व कप से बाहर हो गई है। मेजबान रूस ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से मात दी। इसी के साथ रूस ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रूस और स्पेन के बीच मुकाबला समय में 1-1 से बराबर हो गया था।
इसके बाद दोनों टीमों को 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला, लेकिन इसमें भी दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल करने में नाकाम रहीं। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें मेजबान टीम ने 4-3 से मैच अपने नाम किया। वहीं दूसरे मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपर डेनिजेल सुबासिक के शानदार प्रदर्शन के दम पर क्रोएशिया ने डेनमार्क को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मुकाबले में निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 रहा और समय में गोल न होने की वजह से मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां क्रोएशिया के 3 खिलाड़ियों ने गोल दागे। डेनमार्क के लिए केवल 2 खिलाड़ी ही गोल करने में कामयाब हो पाए। फुटबॉल विश्व कप के मैचों के बारे में विस्तार से जानकारी और फुटबॉल एक्सपर्ट से चर्चा के साथ हमारी स्पेशल कवरेज देखिए फीफा वर्ल्ड कप रोज शाम 7 बजे। वही बात हॉकी की करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया। मैच का पहला गोल ऑस्ट्रेलिया के लिए गोवर्स ने 24वें मिनट में किया था, जबकि भारत के विवेक सागर ने 42वें मिनट में गोल करते हुए स्कोर बराबर कर दिया था। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। इससे पहले साल 2016 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा किया था। आज से लंदन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आगाज होने जा रहा है। पुरुष एकल खिताब पर इस बार भी रॉजर फेडरर की नजर होगी। पुरुष एकल में फेडरर समेत नोवाक जोकोविच, एंडी मरे और राफेल नडाल समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों पर सबकी नजरें रहेंगी। वहीं महिला एकल में स्पेन की गार्बियन मुगुरुजा अपने खिताब को बचाने के लिए जद्दोजहद करेंगी। टूर्नामेंट में सिमोना हालेप, सेरेना विलियम्स, स्लोन स्टीफेंस, मारिया शेरापोवा, कैरोलिना वोजियांकी, कैरोलिना फ्लिस्कोवा और पेट्रा क्वितोवा भी खिताब की दौड़ में हैं। अगर भारत की बात की जाए तो रोहन बोपन्ना से काफी उम्मीदें हैं। पुरुष एकल में यूकी भामरे भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। और आइए अब बात करते हैं मौसम की और एक नजर डालते हैं कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।